गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चल रहा था, तो उसके आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो मेथड मैंने बताया था आपको, बस उस मेथड के आपको क्वेश्चंस मल्टीपल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए, और वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे होंगे जो मैंने मेथड आपको बताया था। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप एक बार उसको वीडियो को दोबारा देख लें, और फिर अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप करके बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो आज कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक है मैंने आपको गूगल क्लासरूम में पहले नोट्स एज ए नोट्स प्रोवाइड करे थे इसके। आज ये जो टॉपिक है वो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, और इस टॉपिक में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरह से निकाल रहे हैं डायरेक्ट हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्यूट करने के लिए आता है। अब वो कंप्यूट किस तरीके से करने में आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें कंप्यूट करने के लिए आता है तो वो 3 एक्टिविटी में डिवाइड होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको तीनों एक्टिविटी से कंप्यूट करने के लिए आ जाए। पॉसिबल एज पॉसिबल ये होता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 2 एक्टिविटी से या एक एक्टिविटी से ही कंप्यूट करने के लिए आता है। तो बट हमें कितनी भी एक्टिविटी से कंप्लीट करने के लिए आया, हमें क्वेश्चन करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि अगर आप किसी बिजनेस से आपके बिजनेस में पैसा जाता है या पैसा आता है, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, उस पैसे की जो उस ट्रांजेक्शन की जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, वो बनाने के लिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो पैसा ट्रांजेक्शन इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है ये 3 एक्टिविटी पे डिपेंड होता है। जब हम बिज़नेस चला रहे हैं यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेटिंग रिगार्डिंग कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ खर्चे, कुछ इनकम्स होंगी हमें, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट एक एक्टिविटी बनाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जितना भी आपने इन्वेस्ट करा होता है उसके सेल या परचेज से रिलेटेड बिजनेस में, तो उसके लिए एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग। एंड नेक्स्ट है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जब बिजनेस कैरी करने के लिए हम लोन्स वगैरह लेते हैं या किसी को लोन्स देते हैं तो उससे इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारी इनकम्स होगी। तो वो उस एक्टिविटी को जानने के लिए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखते हैं। वन बाय वन हम सारी एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अकेला ही यही एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे एक पूरा क्वेश्चन भी आ जाता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से नहीं भी आता है, ज़रूरी नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से क्वेश्चन आएगा तो ऑपरेटिंग से नहीं आएगा। बहुत रेयर ऑफ चांस होगा कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन मिल जाए। तो वन बाय वन आपको सब चीज़ें जानी, क्योंकि इंपॉर्टेंट तीनों ही है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड आप सबके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, तो मैंने इनडायरेक्ट मेथड अपडेट करा है। इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, आपको मैंने गूगल क्लासरूम में सेंड भी करा हुआ है, पहले आप चेक कर सकते हैं। पहले ही क्लासेस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा मेथड जो है मैंने आपको सेंड किया हुआ था। मैं यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें क्यों आती हैं। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट, जैसे कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए एक बैलेंस शीट दी होगी 2 साल की, तो उस 2 साल की बैलेंस शीट में आपको जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट मतलब दोनों साल का डिफरेंस जो होगा वो आपको गिवन होगा हमेशा, या आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा या फिर आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा। सबसे पहले आपको वो लिखना है यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद अगर नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही ना हुआ, लॉस हुआ, तो उसको हम माइनस में लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखिएगा, नेट लॉस को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, नेट प्रॉफिट को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को स्टार्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के बंद होने पे होते हैं। जैसे कोई बिजनेस बंद होता है तो उसके एसेट हम सेल आउट करते हैं, तो उस एसेट की वैल्यू गिर चुकी होती है तब तक, तो डेप्रिसिएशन पहला हमारा एक्सपेंस हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल की वैल्यू भी गिर चुकी है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की वैल्यू भी गिर चुकी है। या फिर अपना रिजर्व कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो, जब बिजनेस बंद हो गया होगा तभी रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे, और जब बिजनेस बंद होगा तभी हम उस एसेट को सेल एंड परचेज करेंगे। और जब सेल एंड परचेज करते हैं तो एसेट को सेल परचेज करते समय हमें फ़ायदा नुकसान भी होता है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आपका ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लेस का साइन देख रहे हैं यहाँ पे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिस तरह के अपोजिट ही चीज़ें नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगी। लॉस अगर एक्सपेंस में आता है तो इनकम में प्रॉफिट आएगा।
या फिर कोई आपको ऐसी इनकम जो रिटर्न बैक हो गई हो कई टाइम बाद, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिटर्न बैक, या फिर आपको कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा हो तो उसको हम माइनस कर देंगे, ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर ये कुछ चीज़ें हैं वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। कोई भी करंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही हो वो, या कोई भी करंट एसेट आपका डिक्रीज हो रहा हो, तो बैलेंस शीट में हमें 2 साल की बैलेंस शीट होगी। मान लीजिए 2020 की है और 2019 की है, 2020 और 2019 में आपको कंपेयर करना होगा। अगर कोई करंट लाइबिलिटी का डिस्कस करा था मैंने रेशियोज वाले चैप्टर में, अगर नहीं आते तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं जो मैंने नोट्स दिए थे। तो इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी या डिक्रीजिंग करंट एसेट, अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी बढ़ रही है, 2019 से 2020 में बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है उसकी, तो उसको यहाँ लिख देंगे ऐड में। और कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है 2019 से 2020 में, डिक्रीज हो रहा हो, कम हो रही है उसकी वैल्यू, तो उसको भी ऐड में लिख देंगे। इसके जस्ट आगे एक और आगे फॉर्मेट भी है, लेस वो करने के बाद हमें ऐड करने के बाद हमें लेस करना होगा। कोई एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है जस्ट उसके अपोजिट ही इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। अगर कोई लाइबिलिटी हमें डिक्रीज हो रही है तो उसको भी माइनस कर देंगे, उसकी वैल्यू हम लिख देंगे और उसको लेस में डाल देंगे। फिर आपके पास कैश जनरेट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स होता है, अगर होता है तो, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर इनकम टैक्स होता है तो उसको आप माइनस कर दीजिए, तो वो आपका कैश फ्रॉम, उसके बाद जो माइनस करने के बाद जो आता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने यहाँ बताई हैं। आपको नेट प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में जो होंगे उनको लेना होगा, इनकम्स को माइनस करना होगा, और कुछ ऐसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होंगे उसको ऐड बैक और माइनस करना होगा। तो ये फॉर्मेट के थ्रू अगर हम चलते हैं तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल सकते हैं, सॉरी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए फॉर्मेट ये है। आज वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट ही दे रहा हूँ, कल हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसका फॉर्मेट आज आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, कल हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। मैं इसकी पिक्स वगैरह भी आप फॉर्मेट की आपको गूगल क्लासरूम में के थ्रू दे दूंगा। बट इस मेथड को आप समझिए और कल के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि कल मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का दूंगा, तो हम उसको कल अटेंड करते हैं। थैंक यू।